दोस्तों, आप सभी ने अभी बीते दिनों में अडानी के बारे में तो सुना ही होगा कि किसी रिसर्च कंपनी के अडानी के बारे में एक एडवर्स रिपोर्ट दी और अडानी के जो शेयर्स हैं या अडानी की वेल्थ है वो बहुत ही तेज गति से कम हो गई। तो ऐसी वो कौन सी रिसर्च कंपनी है जिसने ये रिपोर्ट दी और वो कैसे काम करती है और वो कहाँ की बेस्ड है और उसमें कौन कौन से जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हैं और अदानी पे उसने किस तरह के एलिगेशंस लगाए या किस तरह के उसने फैक्ट्स दिए कि अदानी का जो स्टॉक्स थे या वेल्थ थी इतनी तेज गति से कम हुई। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं खुशबू क्लासेस। आई एम अरुण। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो ये रिसर्च फर्म थी इसका नाम था हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग नाम, पहले तो आप नाम जानिए कि हिंडनबर्ग इसका नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, 1937 में एक एयरशिप का हादसा हुआ था जिसमें कुल 35 लोग मारे गए थे। उस जो शिप का नाम था ये हिंडनबर्ग था। तो इस जो शिप में लोग मारे गए थे इसका कारण क्या था कि इसमें एक मोस्ट फ्लेमेबल मटेरियल भरा गया था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। आग लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें से कुल 100 लोगों में से 35 लोग मारे गए। तो इसको तब न्यूज़पेपर्स में या मीडिया ने जिसको मैन मेड इस डिजास्टर का नाम दिया गया था। तो जो हिंडनबर्ग जिसने हिंडनबर्ग थी तो इसका नाम भी इसी पे रखा गया, मैन मेड डिजास्टर, जो कि नेथन एंडरसन ने फॉर्मेशन में लेके फाउंडर की नेथन एंडरसन ने। इसका क्या मतलब था कि जो मैन मेड डिजास्टर कंपनीज हैं, यानी जो कंपनीज अभी चल रही हैं मार्केट में, जो कि अपने स्टॉक जो है लोगों तक पहुंचा रही हैं या लोगों से इन्वेस्टमेंट सीख कर रही हैं, तो वो कंपनी जो फ्रॉड कमिट कर रही हैं या ऐसी कंपनी जो लोगों को धोखा दे रही हैं अपनी गलत फाइनेंशियल पोजीशन शो करके या अपना गलत पोजीशन दिखा के या अपने अनएथिकल वे शो करके, तो ये भी उसी जो है प्रिंसिपल पर चले कि ये ऐसी कंपनी का पर्दाफाश करते थे उसके बारे में डाटा इकट्ठा करके। तो इन्होंने भी इसलिए अपनी जो है कंपनी का नाम रखा हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी थी। इसके जो फाउंडर थे ये थे नेथन एंडरसन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इन्होंने 2017 में ये कंपनी फॉर्मेशन में ये लेके आए। अब नेथन एंडरसन थे ये जेरूसलम में, इन्होंने अपना जो था बैचलर कंप्लीट किया और ये वहां पे एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। नेथन एंडरसन ने ये कंपनी फॉर्मेशन लाने से पहले हैरी मैकोपोलो से मिलकर एक कंपनी का पर्दाफाश किया था जिसका नाम था मैड ऑफ पोंजी स्कीम। ये कंपनी का पर्दाफाश किया था और ये आज तक का सबसे बड़ा जो है वर्ड्स का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे वर्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, तो आप मैड ऑफ पोंजी स्कीम का नाम वहां पे पाओगे। तो अब हिंडनबर्ग कंपनी में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो पहले इसके 5 एम्प्लॉय बताए जाते थे, लेकिन अभी आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो 9 एम्प्लॉय बताए जाते हैं। इसके एम्प्लॉय कौन है कौन नहीं है, नेथन एंडरसन के अलावा ये किसी को अभी तक पता नहीं है कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। अब आप थोड़ी सी हिंडनबर्ग की वर्किंग समझिए कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो जो सस्पेक्टेड कंपनीज हैं उसके बारे में ये डाटा इकट्ठा करते हैं। डाटा वो कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट से इकट्ठा करते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल करवाते हैं लोगों को, उससे इकट्ठा करते हैं, या वो कुछ उनके एम्प्लॉय से किसी तरीके से कनेक्ट करके उनसे डाटा इकट्ठा करते हैं। और बहुत सारे हिडन रिसोर्सेज जो इनके पास अवेलेबल हो पाते हैं उनसे ये डाटा इकट्ठा करते हैं। ये 6-8 महीने इस तरह से डाटा इकट्ठा करके फिर उस पर काम करते हैं और उस डाटा को कंपाइल करते हैं। अब जब डाटा कंपाइल हो गया और इन्हें लगता है कि वाकई में जो कंपनी है किसी तरीके का फ्रॉड कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं है कि अब इन्हें पता चल गया फ्रॉड कर रही है अब लोगों को बता देंगे और लोग बच जाएंगे। ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, इससे ये पैसा कमा रहे हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, जब इन्हें पता लगता है कि फ्रॉड हो गया तो ये न्यूज मार्केट में लाने से पहले, क्योंकि जब मार्केट में न्यूज आएगा तो ऑब्वियस बात है लोगों को पता चलेगा, ट्रस्ट लोगों का ब्रीच होगा और वो पैसा जो है निकालना शुरू कर देंगे, जिससे जो है शेयर की डिमांड या स्टॉक की डिमांड या कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, न्यूज पब्लिश करने से पहले फ्रॉड की किसी भी तरीके की उस कंपनी के बारे में ये शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट से पैसे बनाते हैं। अब मोटा मोटा आप शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट समझिए क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट में
ये अपने पोटेंशियल जो इनके साथ टाई अप होता है, जिन लोगों का जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ये खुद शेयर खरीद लेती हैं, लेकिन उसके बदले में ये अपने ब्रोकर को पैसे नहीं देते। अपने ब्रोकर के साथ ये बात कर लेते हैं कि हम आज आपके शेयर मार्केट वैल्यू पे आपसे ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको शेयर ही वापस कर देंगे, उसकी जो है आपसे पैसे आपको नहीं देंगे, आपको शेयर के बदले में कुछ दिन बाद शेयर दे देंगे। उसके चार्जेस वगैरह काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन आप मोटा मोटा एक बार इतना समझिए, शेयर के बदले में शेयर देने हैं, लेकिन कुछ दिन बाद देने हैं। तो ये कंसेप्ट शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। अब जब उसकी वैल्यू, जिस कंपनी के बारे में इन्होंने रिसर्च किया, उसकी वैल्यू आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से काफी हाई है। सपोज कीजिए कोई शेयर के कंपनी के बारे में इन्होंने रिसर्च किया और उसकी वैल्यू जो है आज 4000 है, तो ये 4000 के प्राइस पे इन्होंने प्राइस तो देनी नहीं है, तो उससे शेयर खरीद लिए। सपोज 10 शेयर इन्होंने खरीद लिए जो कि 40,000 की आज कॉस्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपने ब्रोकर से 40,000 के शेयर लेके आज ही मार्केट में भेज दिए 40,000 के। इसके बाद ये क्या करते हैं, रिपोर्ट को पब्लिकली अवेलेबल करा देते हैं, जिससे क्या होगा, ऑब्वियस अगर फ्रॉड सामने आएंगे तो कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस कम होगी, लोगों का ट्रस्ट ब्रीच होने के कारण स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाएगा। अब सपोज कीजिए स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया 1000 रुपए पे, अब इन्होंने बेचे तो 4000 पे थे, अब ये मार्केट से 1000 रुपए में वही स्टॉक दोबारा उठा लेंगे और अपने ब्रोकर को वापस कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो है प्रॉफिट कमाते हैं कंपनी वाले। तो अब समझिए इन्होंने आज तक लगभग 45 कंपनी को इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें से 75% इनके दावे सही हुए हैं, और इन्होंने उन 75% दावों में से कम 50% कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो वेल्थ है वो 90% तक कम हो गया, और इन्होंने इस शॉर्ट सेलिंग के कंसेप्ट से ही बहुत बड़े बड़े जो हैं वो प्रॉफिट कमाए हैं। अभी रिसेंट में ही इन्होंने निकोला, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का मेकर है, उसका पर्दाफाश किया और इन्होंने उसे नाम दिया ओशन फुल ऑफ लाइज, कि एक समंदर जो झूठ से भरा हुआ था, जिसकी वेल्थ 34 बिलियन बताई जाती थी, और इनका रिपोर्ट आने के बाद उसका वेल्थ केवल 1.34 बिलियन रह गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रिपोर्ट होगी जिससे ये ऐसे कम हुआ। उसी तरीके से ब्लॉकचेन, विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन लिमिटेड, ऐसी और बहुत सी कंपनीज हैं जिनका इन्होंने पर्दाफाश किया। तो लोगों, अब बहुत सारी बिग कंपनीज ऐसी हैं जो फ्रॉड कर रही हैं, वो अब हिंडनबर्ग कमेटी से जो है वो डरने लग चुके हैं। अब अदानी के केस में क्या हुआ, इन्होंने अदानी के केस में भी सेम किया, पहले उसके बारे में डाटा इकट्ठा किया, फिर उसके जो है इन्होंने शेयर की जगह बॉन्ड खरीदे, वो मैं आगे बताऊंगा कि शेयर की जगह बॉन्ड क्यों खरीदे। तो उसके बाद इन्होंने बॉन्ड खरीदे, उसी तरह से रिपोर्ट पब्लिश हुई, अदानी का शेयर इतनी तेजी से गिरा। अगर आप थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो आपको पता होगा, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो किस तरह से अदानी की वेल्थ कम हुई है। तो वेल्थ कम हुई और शेयर का प्राइस गिरा, उसी तरीके से इन्होंने पहले अपना काम कर दिया। अब बात आती है कि इन्होंने अदानी पे ऐसे क्या क्या एलिगेशंस लगाए, पहले वो जानेंगे। इन्होंने अदानी से लगभग अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी उसमें 88 क्वेश्चन पूछे थे। तो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि अदानी जो है वो अनएथिकल अकाउंटिंग मीन्स यूज कर रहे हैं, जिससे वो अपनी वेल्थ जितनी है नहीं है उतनी दिखाए जा रहे हैं, एक्चुअल में उतनी नहीं है, और जो अपनी लायबिलिटीज हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि जितनी वैल्यू नहीं है उतनी दिखाई जा रही है, एक्चुअल में ये इतनी वैल्यू नहीं है। इन्होंने इसका एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि पीई रेशियो होती है दोस्तों, जो पी रेशियो आप मोटा मोटा समझिए, ये वो रेशियो जो बताती है कि जो आज करंट शेयर की प्राइस है ये कितनी ज्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे ये कितनी ज्यादा है। इट टेल्स वेदर अ स्टॉक एट इज करंट मार्केट प्राइस इज एक्सपेंसिव और चीप। इसका मतलब ये बताता है कि जो करंट प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है ये ज्यादा है या कम है। तो आप ये देखिए, इन्होंने कहा कि जो अदानी की पीई रेशियो है वो 42 टाइम्स हाई है, उसी तरीके की इंडस्ट्री की अगर हम एवरेज ले लें उससे 42 टाइम्स हाई। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अदानी जो है बहुत टाइम से इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि इंटरनल इंफॉर्मेशन यूज करके, सपोज कीजिए आपके फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट आने हैं, आपको पता है कि मेरी कंपनी इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएगी, तो आपने क्या किया, पहले सस्ते दाम पे शेयर खरीद लिए, जब कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो शेयर ऑटोमेटिकली अप जाएगा, तो तब वो शेयर अपने थे वो सेल कर देते थे। इस तरीके से उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जांपल समझा दिया।
वो इन्फॉर्मेशन यूज करके जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इनसाइड रिसोर्स से वो इन्फॉर्मेशन लेके किसी तरीके से प्रॉफिट कमाना, ये अदानी करता था। ये इस जो है कंपनी ने अदानी पे एलिगेशन लगाया। फिर इन्होंने कहा कि जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, कंपनी में मैक्सिमम प्रमोटर स्टेक 75% हो सकता है। तो अदानी के बहुत सारे शेयर्स ऐसे थे जिनमें प्रमोटर स्टेक लगभग 74.19% के करीब था, लगभग जो लिमिट के एकदम करीब था। मतलब ज्यादा कंट्रोल, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास था। लेकिन उसमें ये इन्होंने एलिगेशन ये भी लगाया कि जो बाकी शेयर बच गए हैं 25%, उसमें से भी काफी प्रपोर्शन के शेयर मॉरिशस बेस्ड कंपनीज के पास हैं, जिसमें अदानी के साथ जिनका टाई अप है। तो इस तरीके से भी इन्होंने अदानी पे एलिगेशंस लगाए। इसके बाद क्या हुआ, जब अदानी का शेयर इतना हाई जा रहा था, बिजनेस अच्छा जा रहा था, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की। जैसे मेजोरिटी रही इन्वेस्टमेंट की LIC और SBI की। SBI ने इसमें 27,000 करोड़ लगभग इन्वेस्ट किए और LIC ने 36,000 करोड़ लगभग इन्वेस्ट किए दोस्तों। और इन्होंने ये भी कहा कि करंट रेशियो जो अदानी का है 7 में से 5 फर्म का 1 से कम है। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी देनदारी ज्यादा है बजाय आपकी लेनदारी कम है। अगर आपके लोगों से सारा पैसा भी आ जाता है जो आपने बाजार से लोगों को उधार माल दिया है, तो भी आप अपनी जो देनदारी है वो चुका नहीं पाओगे। तो ये भी उन्होंने इसमें डिस्क्लोज किया कि अदानी किस प्रकार से ऐसे करंट रेशियो कम से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो अदानी के शेयर थे वो ओवर वैल्यू हो चुके थे और ओवर वैल्यू शेयर पे अदानी ने लोन लिए। लोन लेने के कारण उनकी प्लेज जो थी वो उनके ज्यादा शेयर प्लेज करके उन्होंने बैंकों से लोन लिए। अब क्या हुआ, शेयर्स की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद शेयर की वैल्यू कम हो गई, डिमांड कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम होने के बाद क्या हुआ कि अब ये भी उन्होंने डर जताया है कि वो दोबारा से बैंक उनके ज्यादा शेयर मांग सकते हैं ताकि उनकी कोलैटरल वैल्यू पूरी हो सके। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो इनएडिक्वेट कंप्लायंस कर रहे हैं, कंप्लायंस उनका पूरा नहीं है, सेबी के साथ भी कंप्लायंस पूरा नहीं था और अनएथिकल वे यूज कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अदानी पे बहुत सारे जो हैं एलिगेशंस लगाए और उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे, जिसका जवाब अदानी जी ने 416 समथिंग पेजों में बना के उनके पास भेजा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू की, उन्होंने स्टेटमेंट में बताया कि अदानी ने केवल 88 में से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो उसके बाद अदानी ने उनको धमकी दी कि हम आपके खिलाफ जो है केस जो है वो रिपोर्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने भी आगे से इसका वेलकम किया कि आप केस जो है दाखिल कर दीजिए, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि जो रिपोर्ट हमें मार्केट से या किसी भी सोर्स से कलेक्ट नहीं हो पाई वो कोर्ट के थ्रू हम मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात भी नजरअंदाज करने वाली नहीं है कि बाकी कंपनियों के जैसे अदानी उतना ज्यादा शेयर नहीं गिरा। जो आप देख पा रहे होगे स्टॉक मार्केट में इन्होंने शेयर जो है वो रिकवरी के मोड में आ गए हैं, दोबारा बढ़ने लग गए हैं, उनको अपर सर्किट लगातार कुछ दिनों से लग रहे हैं। तो दोस्तों ये था हिंडनबर्ग का पूरा ओवरव्यू एंड अदानी के केस में क्या हुआ, इसका छोटा सा ओवरव्यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।